नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 25 जुलाई 2025 है। स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल से। सबसे पहले सेप्टिक टैंक की डीस्लजिंग से संबंधित आर्टिकल है द हिंदू का। दूसरा आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशन से संबंधित है। चाइनीज़ नेशनल्स को टूरिज्म का वीज़ा भारत सरकार देगी, ऐसा फैसला लिया गया है, क्या मायने हैं। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वोटिंग एज को क्या 18 से घटा के 16 कर दिया जाए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल सेप्टिक टैंक की डीस्लजिंग से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सेप्टिक टैंक क्या होता है? देखो, घरों में जो टॉयलेट्स होते हैं ना, उनका वेस्ट एक अंडरग्राउंड टैंक में जाकर इकट्ठा होता है, जिसे बोलते हैं सेप्टिक टैंक। और जो ये सेप्टिक टैंक होता है ना, इसे समय समय पे क्लीन करना पड़ता है। तो इस सेप्टिक टैंक को क्लीन करने को ही बोलते हैं डीस्लजिंग ऑफ सेप्टिक टैंक। बट देखो, दिक्कत ये है, अक्सर हम इस प्रकार की खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं कि सेप्टिक टैंक, गटर या सीवर साफ करते वक्त 3 वर्कर्स की डेथ हो गई, 2 वर्कर्स की डेथ हो गई। ये एक पैटर्न में डेथ्स होती हैं। आपने कभी नोटिस किया? पैटर्न में होती है ये डेथ्स। जैसे एक वर्कर नीचे सेप्टिक टैंक साफ करने गया, वहां पे जहरीली गैस थी, ऑक्सीजन की कमी थी और कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं था, तो उस वर्कर की ना डेथ हो गई जहरीली गैस की वजह से। फिर उसके बाद में सेकंड वर्कर देखने गया, उसकी भी डेथ हो गई। फिर तीसरा वर्कर देखने गया, उसकी भी डेथ हो गई। तो आमतौर पर ना ये पैटर्न देखने को मिलता है, इकट्ठा डेथ्स होती हैं, 3 वर्कर्स की, 2 वर्कर्स की। तो ना अभी ना एक पार्लियामेंट में सोशल जस्टिस की जो मिनिस्ट्री है ना, इन्होंने डेटा रखा 2022-2023 में ना 150 वर्कर्स की डेथ हुई हजार्डस क्लीनिंग की वजह से। हजार्डस क्लीनिंग मतलब ऐसी क्लीनिंग जिसमें जान का जोखिम हो। सोच के देखो, 150 वर्कर्स की डेथ हो गई और 150 में से ना 54 वर्कर्स की प्रोफाइलिंग की गई कि ये लोग कौन थे, मतलब क्या प्राइवेट वर्कर थे, प्राइवेट सेक्टर के थे या पब्लिक सेक्टर के थे। तो जब 54 वर्कर्स की प्रोफाइलिंग की गई तो ये पता लगा 54 में से ना 38 को तो लोकल कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा हायर किया गया था और 5 गवर्नमेंट के पेरोल पे थे और बाकी की प्रोफाइल तो थोड़ी एम्बिगुअस थी। एम्बिगुअस मतलब थे वो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय, लेकिन उनको लोन पे दिया गया था प्राइवेट कंपनी को, तो लायबिलिटी किसकी होगी ये क्लियर नहीं है। तो ये थोड़ा हमने डेटा की बात कर ली। अब असल मुद्दे पे आते हैं। राइटर बोलते हैं, देखो इतने सारे स्टेप्स लिए गए हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग को रोकने के लिए। मैनुअल स्क्वेंजिंग मतलब गटर सीवर को बिल्कुल मैनुअली साफ करना हाथ से, इस प्रथा को बोलते हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग। तो इसे रोकने के लिए ना बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। 2013 में तो सीधा सीधा एक्ट आ गया था, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पे बहुत सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार ऑर्डर जारी किया है। स्वच्छ भारत की एडवाइजरीज हैं कि आप मैनुअली हाथ से इन टैंक्स को, इन गटर को, सीवरेज को साफ मत करवाओ। फिर एक स्कीम भी है, नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम कहती है मैकेनाइज्ड ढंग से क्लीनिंग करवाई जाए। मैकेनाइज्ड ढंग से मतलब मशीनों की सहायता से सेप्टिक टैंक की, गटर सीवरेज की, इनकी क्लीनिंग करवाई जाए, हाथ से ना करवाई जाए। लेकिन देखो, जब इतनी सारी स्कीम्स, इतने सारे ऑर्डर हैं, तो फिर तो साफ तौर पे ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तभी तो आज भी मैनुअल स्क्वेंजिंग की वजह से डेथ्स हो रही हैं। आपको एक डेटा जान के हैरानी होगी, 2024 में ना पार्लियामेंट में ये डेटा दिया गया था। गिनती की गई कि हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जो मैनुअल स्क्वेंजिंग के काम में लगे हुए हैं। तो पाया गया कि 57,758 वर्कर्स ऐसे हैं जो हैजार्डस क्लीनिंग में लगे हुए हैं, मतलब इस प्रकार से क्लीनिंग करते हैं जिसमें जान का जोखिम है। लेकिन इतने वर्कर्स को ना सिर्फ 16,791 पीपी किट्स सप्लाई की गई। पीपी किट्स आपको याद होगा ना, कोविड-19 के दौरान काफी सुर्खियों में आई थी। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये सेफ्टी के लिए होती हैं, इनको पहन के नीचे जाएं वर्कर तो थोड़ा सेफ रहते हैं। लेकिन 58,000 वर्कर्स और उनको पीपी किट सप्लाई की गई सिर्फ 16,791। सिर्फ 14,000 वर्कर्स का हेल्थ कार्ड बना है। साफ करते वक्त कोई और बीमारी हो जाती है, कोई और दिक्कत आ जाती है, तो हेल्थ कार्ड ही नहीं बना, सिर्फ 14,000 वर्कर्स का हेल्थ कार्ड मिला है। और 4800 यानी 4800 अर्बन लोकल बॉडीज में सिर्फ 837 सेफ्टी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज हुई।
यानी हर एक अर्बन लोकल बॉडी में तो सेफ्टी वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज नहीं हुई कि कैसे आपको साफ करना है, कैसे आपको सेफ रहना है। तो इवन बेसिक चीजें जो की जा सकती हैं ना, वो भी नहीं की गई। लेकिन देखो कुछ राज्यों ने अच्छा काम किया, जैसे उड़ीसा है। उड़ीसा का मैं देखता हूं, आपने भी नोटिस किया होगा कि कई बार बेस्ट प्रैक्टिसेस में उड़ीसा का नाम आता है। जैसे एजुकेशन का आर्टिकल हमने 3-4 दिन पहले डिस्कस किया था, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन वाला, कि पहले 2 साल तक जो मदर टंग है उसमें सिखाया जाएगा, फिर ट्रांजिशन होगा। और भी कई बार बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है ना, उनमें केरला का नाम, इसमें उड़ीसा का नाम आता है। साइक्लोन से कैसे निपटा जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया है। तो आज के इस आर्टिकल में बोला जाता है उड़ीसा ने ऐसे वर्कर्स को आइडेंटिफाई कर लिया जो हैजार्डस क्लीनिंग में लगे हुए हैं। उनको पहले तो पीपी किट्स दी कि भैया आप पीपी किट्स लो। फिर उसके बाद में ना उन्हें थोड़ी मशीनें वगैरह दी गई कि आप हाथ से मत साफ करो, ये मशीन लो, मशीनों से आप सेप्टिक टैंक और गटर्स को साफ करो। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ना, ऐसे व्हीकल्स आते हैं जहां से ये पाइप नीचे डाला जाएगा और सारा जो गंद है ये मोटर की सहायता से निकाल लेंगे। तो ये मैकेनाइज्ड डीस्लजिंग वाले व्हीकल्स हैं। इवन तमिलनाडु ने भी अच्छा काम किया है। तमिलनाडु ने ना सीवर वाले रोबोट्स तैयार किए हैं। चेन्नई में अभी इनका यूज हो रहा है और इन रोबोट्स ने ना 5000 मैन होल्स को साफ किया है। तो देखो ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु का सफल होता है तो यही रोबोट्स जो हैं फिर पूरे भारत में रेप्लिकेट किए जा सकते हैं। पॉइंट कुल मिला के ये है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, लेकिन क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉलिटिकल विल। स्कीम तो बना दी, कोर्ट ने ऑर्डर भी पास कर दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे पॉलिटिकल विल ही नहीं है स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने का, तो कोई फायदा नहीं है। समझ गए। और देखो ये तो हमने बात जो की ना, इतना सारा डेटा डिस्कस किया, ज्यादातर डेटा ये अर्बन एरियाज का है। रूरल एरियाज में का तो डेटा ही नहीं है। रूरल एरियाज में कितने वर्कर हैजार्डस क्लीनिंग में लगे हुए हैं, क्या स्टेटस है, डेटा ही नहीं है। ये देखो वही बात बोली जाती है, इंडस्ट्री के मेंबर्स बोलते हैं मशीनों से सेप्टिक टैंक्स की सफाई की जा सकती है, सरकार को थोड़ा सब्सिडी देना होगा मशीन परचेज करने के लिए, और ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग भी देनी होगी। 2 चीजें करनी है, सिर्फ पैसा दो, ट्रेनिंग दो, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वैसे देखो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सैनिटेशन यूनिट भी सरकार ने बना के रखी है। कोई हादसा हो जाता है या फिर सीवर ब्लॉक हो जाता है तो ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स सैनिटेशन यूनिट काम आती हैं। लेकिन ये पेपर टाइगर हैं, मतलब नाम की इमरजेंसी रिस्पॉन्स सैनिटेशन यूनिट है, ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं करती, कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है इनके पास में, बस बना के छोड़ दी। और स्कीम्स कैसे सरकार लॉन्च करके भी फेल कर देती है उसका एक एग्जांपल देखिए। नमस्ते स्कीम है ना, मशीनों की सहायता से सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए। नमस्ते स्कीम के लिए अभी तक सिर्फ 14 करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं। 14 करोड़ से तो एक सिटी की सफाई ना हो, और पूरे भारत के लिए आपने 14 करोड़ एलोकेट किए हैं। तो इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल विल की कमी है। स्कीम लॉन्च कर दी, पैसा नहीं दोगे तो मतलब आपकी इच्छा ही नहीं है कि ये स्कीम इंप्लीमेंट हो। इवन देखो कई बार जब ये हादसा हो जाता है ना, वर्कर की डेथ हो जाती है, तो पुलिस क्या करती है, पुलिस लोएस्ट लेवल के सुपरवाइजर के खिलाफ केस दर्ज कर लेती है। मतलब एक सुपरवाइजर जो 5 वर्कर्स को लेके आया था, सिर्फ उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का ना साफ साफ ऑर्डर है, आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अगेंस्ट केस दर्ज करो। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मतलब दिल्ली में जैसे एमसीडी है। अब एमसीडी का काम था ना वो सीवर साफ करने वाला, तो एमसीडी के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट केस दर्ज करो, ना कि उस सुपरवाइजर के अगेंस्ट जो वर्कर्स को लेके आया है। बड़ा एम्प्लॉयर जिसके लिए आप काम कर रहे थे उसके खिलाफ आप केस दर्ज करोगे ना, उनकी अगर आप लायबिलिटी फिक्स करोगे ना, तो फिर बड़ा एम्प्लॉयर जो है हमेशा सावधान रहेगा कि मेरे लिए जो काम हो रहा है क्या गलत ढंग से तो नहीं हो रहा है। समझ गए। फिर देखो राइटर एक पॉइंट ये बोलते हैं, ये जो मैनुअल स्क्वेंजिंग का इशू है ना, इसमें सोशल जस्टिस का इशू भी इन्वॉल्व है। सोशल जस्टिस का कैसे, देखो ये जो मैनुअल स्क्वेंजिंग वाले वर्कर्स है ना, इसमें 2/3 तो दलित वर्कर्स हैं। अब हमारा समाज ऐसा है कि ना कम्युनिटी वाइज काम एलोकेट कर देता है, मतलब कि ये इस कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर ये काम करते हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर ये काम करते हैं। तो मजबूरी में ना कई बार जो मैनुअल स्क्वेंजिंग में लग गया उसको फिर दूसरी जगह काम नहीं मिलता, वो फंस जाता है। अब वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, 2013 का एक्ट भी है कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए दूसरे कामों में, लेकिन दूसरे कामों में रिहेबिलिटेशन कैसे होगा जब तक इनको
घर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, जब तक इनके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तब तक इनको दूसरे कामों में रिहैबिलिटेट नहीं किया जा सकता। तो लास्ट में राइटर कुछ सजेशंस देते हैं अपनी तरफ से क्या क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, अर्बन लोकल बॉडीज को ना पूरी तरह से मशीनें यूज करनी चाहिए सीवर सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए, और जो ये हैजार्डस क्लीनिंग में लगे हो ना, उनको लाइसेंस मिलना चाहिए कि सिर्फ वही लोग ऐसा कर सकते हैं, और जिनको लाइसेंस मिले फिर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाए, प्रॉपर उनके लिए सेफ्टी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाए कि भैया आपको लाइसेंस मिल गया है, आप इस क्लीनिंग के काम में हो तो आपको ऐसे क्लीनिंग करना है। और सरकार देखो, कई अर्बन लोकल बॉडीज ऐसी हैं जो गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं है, फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, कॉन्ट्रैक्टर को या फिर वर्कर्स को ना थोड़ा लोन मिले, ताकि वो ना लोन की सहायता से मशीन परचेज कर सके, जिन मशीनों की सहायता से ये सेप्टिक टैंक वगैरह साफ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इवन रूरल एरियाज में भी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, कितने वर्कर्स ऐसे हैं जो हजार्डस क्लीनिंग में लगे हुए हैं, फिर उनको नमस्ते स्कीम का लाभ मिले। नमस्ते स्कीम के अंतर्गत मतलब मशीन परचेज करने पे उनको थोड़ा सब्सिडी वगैरह मिले, ये सब होना चाहिए। तो ये सारी चीजें राइटर बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो लास्ट में है ही, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, इन्फोर्समेंट कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि सरकार सीरियस है या नहीं है उस चीज को खत्म करने के लिए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। क्या कंटेस्ट है? देखो, हाल ही में ना भारत ने यह डिसीजन लिया कि भारत अब चाइनीज नेशनल्स को वीजा देगा। मैं आपको ना थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। 2020 की बात है। 2020 में जहां एक तरफ देखो पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से डरी हुई थी, उसी बीच देखो 15 जून को ना एक घटना हुई। चाइनीज पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो ट्रूप्स है ना, वो बॉर्डर की साइड, इंडिया की साइड आगे आ गए थे। तो गलवान वैली में इंडिया की ट्रूप्स और चाइना की ट्रूप्स के बीच में काफ़ी लड़ाई हुई, जिसमें भारत के 20 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। और चाइना के कितने जवान मारे गए उन्होंने नंबर शुरुआत में रिलीज़ नहीं किया था। बाद में हालांकि बोला गया कि 4-5 जो जवान थे उनके भी मारे गए थे। तो उसके बाद तो देखो टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई इंडिया और चाइना के बीच में। दशकों में ऐसी टेंशन्स इंडिया चाइना के बीच में नहीं देखी गई थी। रिलेशंस बिल्कुल गर्त में पहुंच गए। इंडिया ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी, चाइना की एप्लीकेशंस पे रोक लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि जब तक बॉर्डर पे शांति नहीं आ जाती तब तक ट्रेड वगैरह नहीं चल सकता। तो ऐसी बहुत सी चीजें हुई थी। कुल देखो LAC पे यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ना, जो बॉर्डर लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में, 7 ऐसे पॉइंट्स थे जहां पे चाइना की ट्रूप्स आगे आई थी। तो इंडिया ने भी क्या किया, बराबरी की। जितनी चाइना की ट्रूप्स आगे आई, इंडिया ने भी उतनी ही ट्रूप्स बिल्कुल चाइना की आर्मी के सामने खड़ी कर दी। तो लड़ाई की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो दोनों देशों ने ना डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रीली बातचीत स्टार्ट की कि भैया ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी, बिल्कुल दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने खड़ी हैं, कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ भी हो गया तो ये तो लड़ जाएंगे। तो दोनों देशों ने ना बातचीत स्टार्ट की कि डिसएंगेजमेंट किया जाए, थोड़ा दूर दूर ले जाया जाए दोनों देशों की ट्रूप्स को। तो शुरू में 5 पॉइंट्स पे हो गई थी डिसएंगेजमेंट, बाद में 2 और पॉइंट्स पे टाइम लगा। पिछले साल ना काजन में प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत हुई थी। उसके बाद बचे हुए जो 2 पॉइंट्स थे ना, उनको लेके भी कुछ सहमति बनी और 7 के 7 पॉइंट्स पे डिसएंगेजमेंट हो गया। डिसएंगेजमेंट मतलब ट्रूप्स थोड़ा थोड़ा पीछे चली गई, अब बिल्कुल आमने सामने नहीं खड़ी। तो उसके बाद में जब ये हुआ ना, तो उसके बाद में थोड़ा सा नरमी आई इंडिया चाइना रिलेशंस में। जो रिलेशंस 2020 में बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे ना, वो पिछले साल थोड़ा सा ठीक हुए प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद, जब बचे हुए 2 पॉइंट्स पे भी डिसएंगेजमेंट हो गया। तो अब इंडिया ने ऐसा संकेत दिया है कि इंडिया अच्छे रिलेशंस चाहता है। इंडिया ने डिसीजन लिया है कि हम चाइनीज लोगों को वीजा देंगे अगर वो घूमने के लिए भारत आना चाहते हैं तो। इवन इसके अलावा चाइना ने भी पिछले महीने कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है, इसके लिए अनुमति दे दी कि भारत के लोग इस यात्रा पर जा सकते हैं। पहले इस यात्रा पर भी बैन लगा हुआ था। जो ये कैलाश पर्वत है ना, चाइना में है।
तो इस यात्रा पर पहले बैन लग गया था, लेकिन अब चाइना ने भी इसे अलाउ कर दिया है। दोनों देशों ने इन प्रिंसिपल इस बात पे सहमति दी है कि हम डायरेक्ट फ्लाइट फिर से स्टार्ट करेंगे दोनों देशों के बीच में, और उम्मीद ये है कि इंडिया की सरकार जो है वो चाइनीज जर्नलिस्ट को वीजा देगी और चाइना की जो सरकार है वो इंडियन जर्नलिस्ट को वीजा देगी। इवन पिछले महीने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई थी दोनों देशों के द्वारा कि हम कुछ इश्यूज पे ना फंक्शनली डायलॉग करेंगे। कुछ इश्यूज जैसे देखो, एक इशू है चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर भारत सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हैं कि चाइना से इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकते इंडिया में। तो चाइना के लिए ये कंसर्न है। इंडिया के लिए कंसर्न ये है कि चाइना ने ना इंडिया में फर्टिलाइजर और क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट पे रोक लगा के रखी है। चाइना ने बोला है कोई भी चाइनीज कंपनी इंडिया को क्रिटिकल मिनरल्स या फिर फर्टिलाइजर की सप्लाई नहीं करेगा। इससे इंडिया को बहुत दिक्कत है। अब ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना, इनका इस्तेमाल होता है डिफेंस इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। तो जब चाइना से ये क्रिटिकल मिनरल्स नहीं आते हैं तो इंडिया को इसका फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है, नुकसान होता है। इवन इंडिया में जो काफ़ी सारी जापानीज और साउथ कोरियन ऑटोमेटिव कंपनीज है ना, उन्होंने भी इस पे कंसर्न रेज किए हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स की कमी की वजह से हम बिल्कुल जितना पोटेंशियल है उतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बात पे, इस इशू पे बातचीत होगी चाइना के साथ कि चाइना क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई पर रोक ना लगाए। और वैसे देखो, बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसको सोल्व करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है जिसका नाम है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, यानी WMCC। अब इस मैकेनिज्म की भी ना 3 बार मीटिंग हो चुकी है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी और सी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी ना, उसके बाद 3 बार इस मैकेनिज्म के अंतर्गत मीटिंग हो चुकी है। और इस मैकेनिज्म के अंतर्गत मीटिंग होती है ना, तो एक खाका भी तैयार होता है। कल को देखो, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है ना इंडिया और चाइना के, जिनको नियुक्त कर रखा है बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व करने के लिए, तो उन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग होगी। तो उससे पहले ग्राउंड तैयार किया जाता है इसी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की मीटिंग में। वो तो बड़े लोग हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, तो बड़े लोगों की मीटिंग होती है। तो उससे पहले इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में थोड़ा ग्राउंड तैयार कर लिया जाता है कि बड़े लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखो, भारत के जो कंसर्न्स है ना, सांगपो रिवर के ऊपर जो डैम बन रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा डैम चाइना बना रहा है सांगपो रिवर के ऊपर। सांगपो रिवर जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो इस डैम को लेके ना इंडिया के कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स जैसे हमारे देश में पानी की अवेलेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, और एकदम से पानी छोड़ दिया चाइना ने तो बाढ़ वगैरह भी आ सकती है। तो इंडिया के ये सारे कंसर्न्स हैं सांगपो रिवर के ऊपर बन रहे डैम की वजह से। तो चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इंडिया के कंसर्न्स हैं इस डैम को लेके और हम इस इशू पे इंडिया से बात कर रहे हैं। मतलब चाइना ने बोला है इवन डैम के इशू पे वो ओपन है इंडिया से बात करने के लिए। चलो ये सब तो ठीक, देखो हमने पॉजिटिव चीजें डिस्कस कर ली। अब आते हैं असल एनालिसिस पे। राइटर अब थोड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं। सबसे पहली चीज, जब देखो सरकार ने पहले ये बोला था जब तक बॉर्डर पे चीजें शांत नहीं हो जाती तब तक ट्रेड और दूसरी चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। तो राइटर बोलते हैं देखो बॉर्डर पे सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, चलो मान लिया थोड़ा सा डिसएंगेजमेंट हो गया है, इंडिया चाइना की ट्रूप्स अब बिल्कुल आमने सामने नहीं है, थोड़ा थोड़ा पीछे हट गई हैं, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है क्या फोर्सेस को वापस बुला लिया गया है? आंसर है नो। अभी भी दोनों देशों की फोर्सेस LAC पर तैनात हैं, 2020 के बाद से लेके अभी तक तैनात हैं, पहले नहीं होती थी इतनी ज्यादा। दूसरा, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, थोड़ी मिलिट्री ने वहां पे कैंप वगैरह जो इस्टेब्लिश करके रखे हैं वो अभी भी हैं। मतलब देखो पूरी तरह से ना तो बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व हुआ है, ना ही ट्रूप्स की संख्या कम हुई है, लेकिन भारत अब चीजें नॉर्मलाइज करने के लिए क्यों आगे बढ़ रहा है? क्यों हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट को अलाउ करने पर बात कर रहे हैं? क्यों हम चाइनीज नेशनल्स को वीजा दे रहे हैं? तो मतलब ऐसा क्या हुआ है? तो इस पर राइटर पहला क्वेश्चन रेज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन फिर ये रेज किया जाता है, आप ये तो डिस्कस करो कि गलवान वैली की घटना हुई क्यों थी? मतलब चाइना की जो ट्रूप्स थी वो 7 पॉइंट्स पे आगे आई थी, वो क्यों आगे आई, उसका क्या रीजन था, उस पे बात करो ना। और क्या गारंटी है कि चाइना की फोर्सेस आने वाले समय में आगे नहीं आएंगी?
जब तक देखो आप फंडामेंटल इश्यूज पे सहमति नहीं बनाओगे तब तक फिर देखो आप तो सिर्फ सिम्टम्स एड्रेस कर रहे हो कि हाँ भाई वीजा दे दिया, यात्रा कर ली। ये रूट काज थोड़ी है। रूट काज क्या है, किस वजह से गलवान वैली की घटना हुई, क्यों चाइनीज फोर्सेस आगे आई, आप उन पे बात करो ना। गारंटी लोग आगे वो नहीं आएंगी। देखो सिर्फ मैकेनिज्म बनाने से कभी शांति नहीं आती। मैकेनिज्म बनाने से कभी ट्रस्ट नहीं पैदा होता। ट्रस्ट पैदा होता है एक्शन से। ट्रस्ट पैदा होता है ट्रांसपेरेंसी से। ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि गलवान वैली घटना क्यों हुई थी। समझ गए? तो इन इश्यूज को एड्रेस करना सबसे पहले जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडियन एक्सप्रेस का है, क्या हमारे देश में वोटिंग एज जो कि अभी 18 है, इसे फर्दर कम करने की आवश्यकता है? अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो एक किस्से का जिक्र किया जाता है। एक यंग एक्टिविस्ट रिधिमा पांडे, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हो, 11 साल की एज सितंबर 2019 में थी। इस बच्ची ने ना उस समय देहरादून में प्रोटेस्ट किया था और सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी कि देखो कितने बड़े स्केल में नॉर्दर्न इंडिया में डिफोरेस्टेशन हो रहा है, मतलब जंगल काटे जा रहे हैं, किस प्रकार से एक्सट्रीम वेदर के फेनोमेनन देखने को मिल रहे हैं, बट सरकार इन चीज़ों पे कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। इस बच्ची के और भी कामों का जिक्र किया जाता है। जैसे देखो जब ये 9 साल की थी तो इस बच्ची ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक केस फाइल किया था सरकार के अगेंस्ट रिगार्डिंग फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के फ्यूचर के रिगार्डिंग सरकार सीरियस नहीं है। इस बच्ची ने केस किया था। इसके अलावा कार्बन बजट और नेशनल क्लाइमेट रिकवरी प्लान, ये सब मुद्दे थे जब इस बच्ची ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस डाला था सरकार के अगेंस्ट। तो इस बच्ची का जिक्र जानते हो क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि देखो इवन वो बच्चे जिनकी एज 18 से कम है, वो भी देखो कई बार पॉलिटिकल इश्यूज को लेके, अपने फ्यूचर से संबंधित इश्यूज को लेके संजीदा होते हैं, सीरियस होते हैं। तो क्या ऐसे बच्चों को वोट देने का अधिकार दे दिया जाए? मतलब देखो 11 साल के बच्चों को तो ऑफकोर्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है क्या वोटिंग एज को 18 साल से कम करके 16 साल कर दी जाए? ये मेन इश्यू है। समझ गए? देखो ये एक ऐसा मुद्दा है जो ना सिर्फ हमारे यूथ से रिलेटेड है, बल्कि ये इशू हमारी डेमोक्रेसी को भी एक फर्दर डायमेंशन दे सकता है, फर्दर शेप दे सकता है। तो पूरे डिटेल में इस इशू को हम समझेंगे। सबसे पहले वोटिंग एज तो आपको पता ही है। वोटिंग एज का मतलब है वो मिनिमम एज जहां से आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अभी इंडिया में वोटिंग एज कितनी है? 18 साल है। लेकिन एक चीज क्या आपको पता है, जब हम आजाद हुए थे तो उस समय देखो वोटिंग एज 18 नहीं थी, उस समय वोटिंग एज थी 21। लेकिन ना 1988 में 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यह प्रोविजन किया गया था कि वोटिंग एज को 21 से घटा के 18 किया जाता है। तो उसके बाद से ही हमारे देश में वोटिंग एज 21 के बजाय 18 हो गई थी। इसका मेन रीजन ये था, सरकार चाहती थी यूथ ज्यादा पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स में, मतलब नौजवानों को इलेक्टोरल प्रोसेसेस में सरकार शामिल करवाना चाहती थी। सरकार चाहती थी एक्टिवली यूथ जो है वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें। इसके बाद देखो राइटर ना कुछ दूसरे देशों का जिक्र करते हैं, जैसे दुनिया के अलग अलग देशों में फिलहाल क्या सिचुएशन है। जर्मनी की बात की जाती है। जर्मनी में ना कई सारे राज्यों में जो वोटिंग एज है वो 16 साल है। ऑस्ट्रिया में पूरे देश में 16 साल वोटिंग एज है। और ऑस्ट्रिया यूरोप का पहला देश है जिसने देखो नेशनल इलेक्शंस के लिए ना वोटिंग एज को 16 कर दिया था। इसके अलावा माल्टा, यहां भी 16 है वोटिंग एज। इस्टोनिया में लोकल इलेक्शंस के लिए जो वोटिंग एज है वो 16 है। अर्जेंटीना में भी 16 साल है। तो देखो सारे देशों को तो आप याद नहीं करोगे, लेकिन कहने का मतलब ये है बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे वोटिंग एज जो है ऑलरेडी 16 साल है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है आर्ग्यूमेंट्स क्या है वोटिंग एज को 18 से घटा के 16 करने के लिए? मतलब हम तो आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे बात करेंगे ना। देखो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट राइटर के द्वारा यह दिया जाता है, बहुत सारे बच्चे देखो ऐसे हैं जो 16 साल 17 साल की उम्र में ना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। 16 साल 17 साल की उम्र में देखो पढ़ाई तो खत्म नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं के बाद में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ 10वीं के बाद काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब देखो ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं,
टैक्स पे करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर उनको वोटिंग का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? मतलब समझ गए, 16 साल की उम्र में बहुत सारे बच्चे अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर उन्हें अपने लीडर्स को चुनने का हक क्यों नहीं मिलना चाहिए जब वो टैक्स भी पे कर रहे हैं? और ये प्रिंसिपल तो इसी के कारण तो अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ था ना, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अमेरिका के लोग टैक्स पे कर रहे थे लेकिन उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, समझ गए? तो इस पे तो पूरी अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गई। तो ये पहला आर्ग्यूमेंट है जो राइटर के द्वारा दिया जाता है। फिर इसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, अगर देखो 16 साल की बच्चों को वोट देने का अधिकार है ना, मतलब वोटिंग एज कम की जाती है, तो फिर देखो इवन पॉलिटिकल पार्टीज का जो मैनिफेस्टो है उसमें चाइल्ड राइट्स, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर जस्टिस, ये सारे जो मुद्दे हैं ना, इनको तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि पॉलिटिशियंस जानते हैं कि वोटर्स को क्या चाहिए। अगर 16-17 साल के लोग वोट करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज फिर उनकी प्रॉब्लम समझेगी, प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास करेगी एटलीस्ट। फिर तीसरा आर्ग्यूमेंट राइटर के द्वारा यह दिया जाता है, जैसा शुरुआत में वो किस्सा रिद्धिमा पांडे का हमने डिस्कस किया ना, तो ऐसे ही देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज के समय में ना एक्टिविज्म में लगे हुए हैं, मतलब वो अवेयर हैं इश्यूज के बारे में, उन्हें अपने फ्यूचर की चिंता है, तभी वो क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, सोशल जस्टिस जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। तो इसलिए देखो जब बहुत सारे बच्चे अवेयर हैं, इश्यूज उठा रहे हैं, और आज का जो युग है मोबाइल का युग है, बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं, तो फिर उनको वोट देने का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? फिर चौथा आर्गुमेंट राइटर देते हैं बी आर अम्बेडकर का। राइटर बोलते हैं, देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे संविधान के आर्किटेक्ट थे। इन्होंने कोशिश की कि हमारे समाज में सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी आए, मतलब सोशली भी लोग बराबर हों, ऐसा नहीं कि जात पात में बटे हुए हों, उच्च जाति नीच जाति, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों के पास में पूरा पैसा जमा है और कुछ लोग बिल्कुल गरीब हैं। तो अंबेडकर ने ना माइनॉरिटी की डेफिनेशन सिर्फ रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप तक लिमिटेड नहीं रखी थी संविधान में। उन्होंने ये बोला था जिन ग्रुप्स का सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस लो होता है, वो भी माइनॉरिटीज हैं, उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो आर्टिकल ये आर्ग्यू करता है कि बच्चे भी देखो इसी कैटेगरी में आते हैं, उनका सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस जो है अक्सर कम होता है, वो अक्सर डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं हो पाते जो उनको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो जैसे अंबेडकर ने देखो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को वोट देने की बात कही थी, उसी प्रकार से 16 साल तक के बच्चों को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। समझ गए? तो ये काफी डीप और फिलोसफिकल पॉइंट है। और यहां पे ना राइटर एक पॉइंट और भी बोलते हैं, कुछ लोग देखो बोलने को बोल सकते हैं कि बच्चे मेच्योर नहीं होते 16 साल की एज में और डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी इससे। राइटर बोलते हैं जब देखो देश आज़ाद हुआ था ना, और इवन अंग्रेजों के समय में भी जब वोटिंग पावर देने की बात आती थी तो अंग्रेज भी यही आर्ग्यूमेंट देते थे कि देश की जनता इलिटरेट है, उनको वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनके हाथों में गलत हथियार आ जाएगा। और आज भी वही आर्ग्यूमेंट दिया जाता है जब हम बात करते हैं कि 16 से 18 साल की बच्चों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। यहाँ पे भी वही आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि बच्चे मैच्योर नहीं है, उनके हाथों में गलत हथियार आ जाएगा, वो सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट राइटर ये देते हैं, देखो वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रयास करता रहता है वोटिंग टर्नआउट इंक्रीज करने के लिए, लेकिन असल मायने में देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन तो वोट दे ही नहीं पाती। तो अगर वोटिंग एज कम की जाती है ना तो ज़्यादा लोगों का वोटिंग हम इंश्योर कर पाएंगे। तो ये भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं। और ऐसा नहीं कि देखो सीधा वोटिंग एज कम कर दी जाए, उससे पहले स्कूल्स में थोड़ा सिखाया भी जाए बच्चों को, थोड़ा करिकुलम में ना बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाएं। संविधान वैसे तो ऑलरेडी होती है, पॉलिटी की बुक आपको पता ही है, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में भी हम भी पढ़ते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है, राइटर कहते हैं थोड़ा और गहराई से इन प्रैक्टिकल चीज़ों को ना करिकुलम में इंक्लूड किया जाए, देश की डेमोक्रेसी कैसे काम कर रही है, समझ गए? वैसे तो होती हैं लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल ढंग से और ज़्यादा इंक्लूड की जाए ताकि बच्चों को अपने राइट्स के बारे में और ज़्यादा पता हो, वोटिंग के बारे में और ज़्यादा पता हो। अब देखो कुछ आर्ग्यूमेंट्स खिलाफ में भी हैं, राइटर तो नहीं देते लेकिन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो वही आर्ग्यूमेंट आ गया मैच्योरिटी वाला। मेन आर्ग्यूमेंट यही है कि 16 साल के बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते, वो
कि वो इन्फॉर्म्ड पॉलिटिकल डिसीजन ले सके, उनका ब्रेन उतना भी पूरा डेवलप होता नहीं है। तो देने का पॉइंट है, मतलब समझ गए। आजकल तो मैंने बोला ना बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं, लेकिन अब कुछ तो खिलाफ में देना ही है। तो देखे भी आप इस पॉइंट को थोड़ा नलीफाई कर सकते हो, स्टैंड ले सकते हो आप कि हाँ भाई वोटिंग एज कम करनी है। वोटिंग एज कम करनी है तो पक्ष में ज़्यादा मजबूत आर्ग्यूमेंट्स दो, और जब विपक्ष में दो तो बोलो कि ये आर्ग्यूमेंट्स उतने मजबूत नहीं है। समझ गए। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि जो यंग वोटर्स हैं ना वो शॉर्ट टर्म इश्यूज पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे फ्रीबीज या एंटरटेनमेंट, नेशनल इंटरेस्ट को वो इग्नोर कर देंगे। फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि फैमिली डायनामिक्स पे असर पड़ेगा। घर में पेरेंट्स और बच्चों के अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज़ हैं तो फैमिली में थोड़ी लड़ाई हो जाएगी, पिताजी मारेंगे कि तुम मेरे खिलाफ जाके कैसे वोट दे सकते हो, ये सारी चीज़ें। और फिर कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं हमारा देखो जो करंट एजुकेशनल सिस्टम है ना वो यंग लोगों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए प्रिपेयर अभी तो नहीं करता है, लेकिन किया जा सकता है, वो बात अलग है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए। लेकिन अभी देश का एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है नहीं कि वो यंग वोटर्स को प्रिपेयर कर दे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए। तो लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखोगे? देखो मैं तो यही बोलूंगा कि हाँ भाई इस इशू में आप स्टैंड लीजिए कि 16 साल एज कर देनी चाहिए, क्योंकि देखो मेच्योरिटी सिर्फ एज से नहीं आती, एक्सपीरियंस और अवेयरनेस से भी आती है। और जैसे मैंने बोला आज के बच्चे डिजिटल एज के बच्चे हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन की एक्सेस हमसे ज़्यादा है। मतलब ये बच्चे सोशल मीडिया पर डिबेट्स देखते हैं, ग्लोबल इश्यूज़ को फॉलो करते हैं, रिधिमा पांडे जैसे एग्जांपल्स भी आप आंसर में दे सकते हो। तो कंक्लूजन यही है कि एज कम कर देनी चाहिए, लेकिन कुछ स्टेप्स जैसे करिकुलम में वो चीज़ें शामिल कर ली जाएं जिससे बच्चे प्रिपेयर हो सकें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए। बच्चों को सिविक एजुकेशन दी जाए, यूथ एंगेजमेंट के प्रोग्राम्स सरकार लॉन्च करे, एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सरकार इस्टेब्लिश करे जिसमें बच्चे थोड़े इंथुजियास्ट हों, मतलब थोड़े उत्साह दिखाएं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए। ऐसा इकोसिस्टम सरकार डेवलप करे। तो ये सारे पॉइंट्स आप दे सकते। अब देखो कल जो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए थे ना, लास्ट में एक बार उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये हिंदी में मिल जाए, हिंदी में भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, और जो मंथली वाला कंपाइलेशन है वो भी अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना पता नहीं होता। तो ब्रिक्स वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि ब्रिक्स शुरू में तो सिर्फ इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का ग्रुप था, लेकिन अब काफ़ी एक्सपेंड हो चुका है। ये नए मेंबर्स हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, इसके अलावा सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना, ये भी जल्द मेंबर बन सकते हैं। अब ब्रिक्स पूरे वर्ल्ड में एक इंपॉर्टेंट ग्रुप बन गया है जो 40% कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड की जीडीपी में, और 46% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है। अब वैसे तो देखो ब्रिक्स के जो नए मेंबर्स हैं उनका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है ब्रिक्स को ज्वाइन करने का, लेकिन ब्रिक्स ने ना बढ़िया काम किया है। मतलब ब्रिक्स का एक नेशनल डेवलपमेंट बैंक भी है, CRA भी है करेंसी स्वैप करने के लिए। ब्रिक्स पे स्विफ्ट का अल्टरनेटिव अवेलेबल हो रहा है। स्विफ्ट मतलब जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स होती हैं। लेकिन ब्रिक्स के अंदर भी कुछ डायनामिक्स हैं, मतलब विवाद हैं। जैसे चाइना अपना दबदबा ब्रिक्स के ऊपर जमाना चाहता है, इंडिया चाहता है कि ब्रिक्स एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने में मदद करे। कई बार ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ के आपस में बनते नहीं है कुछ इश्यूज़ को लेके, जैसे फूड एक्सपोर्ट पे बैन है। इंडिया ने कहा कि कई बार फूड एक्सपोर्ट पे बैन लगाना पड़ता है देश की पॉपुलेशन के लिए। क्रिटिकल मिनरल्स पे चाइना ने रोक लगा दिया एक्सपोर्ट पे, जो शुरुआत वाला आर्टिकल आज हमने डिस्कस किया। तो कुल मिला के देखो ब्रिक्स जहां बढ़िया प्लेटफॉर्म के तौर पे उभर रहा है, लेकिन इंटरनल डायनामिक्स भी ऐसे हैं कि एकजुटता कई बार दिखती नहीं है। फिर हमने एनिमल्स वाला आर्टिकल डिस्कस किया था कि कैसे एनिमल्स पे आज भी टेस्टिंग होती है, जबकि आज तो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनाए जा सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल लीवर हो गया, आर्टिफिशियल टिश्यूज़ हो गया, आर्टिफिशियल स्किन हो गई, तो उन पे टेस्ट होने चाहिए ना। ह्यूमन बींग देखो सब में सुपीरियर है, तो ह्यूमन बींग की ड्यूटी बनती है कि वो एनिमल्स के प्रति कंपैशन शो करे, लव शो करे। पहले तो देखो इंसानों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट होते थे, लेकिन रिसर्चर्स को ये लगा कि इंसान प्रेडिक्टेबल नहीं है, तब एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होने स्टार्ट किए। और राइटर ये भी बोलते हैं देखो 1960 का जो एनिमल क्रुएलिटी एक्ट है ना, इसमें फेरबदल किया जाए। और सिर्फ लॉ बदलने से काम नहीं चलेगा, सोच बदलनी जरूरी है एनिमल्स के प्रति। गांधी जी ने कहा था कि किसी भी सिविलाइजेशन का पता इससे लगता है कि वो सिविलाइजेशन एनिमल्स को कैसे ट्रीट करती है। फिर ये चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ वारफेयर वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया, जिसमें राइटर बोलते हैं देखो सब कुछ ना आज के समय में ऑटोमेशन पे जा रहा है। हमें देखा किस प्रकार से रशिया यूक्रेन वार में चीज़ें, ड्रोन्स का कितना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, अलग अलग तरह के ड्रोन्स,
जैसे देखो कामिकाजे ड्रोन मतलब सुसाइड वाले ड्रोन, सेमी ऑटोनोमस ड्रोन्स, लोइटरिंग मुनिशंस वाले ड्रोन, मतलब अलग अलग तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। और वारफेयर देखो आज के समय में ना नेटवर्क सेंट्रिक बन गया है। पहले स्ट्रोंग हायरार्की चलती थी लेकिन आजकल नहीं चलती। आजकल सेंसर, डिसीजन मेकिंग, इंफॉर्मेशन कलेक्शन सब एक नेटवर्क में चलता है और उसी में डिसीजन ले लिया जाता है। ऐसे नहीं कि पहले इंफॉर्मेशन सीनियर के पास जाएगी, उसके बाद सीनियर के पास, उसके बाद सीनियर के पास, वो सिस्टम खत्म हो गया है। और मल्टी डोमेन में आज के समय में वारफेयर देखने को मिलता है। स्पेस और साइबर ये भी इंपॉर्टेंट डोमेन बन गए हैं जहां पे युद्ध लड़ा जाता है। तो इंडिया को देखो उसी हिसाब से ना अडेप्ट करने की आवश्यकता है। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन उसी हिसाब से होनी चाहिए जैसी ऑटोमेशन आज के समय में आ रही है। हमारे पास फाइटर जेट की कमी है, चाइना इतना आगे बढ़ रहा है फाइटर जेट में, हमें एडवांस ड्रोन चाहिए। तो ये सब चीज़ें पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जिसका आंसर आपको देना है। इंडिया चाइना रिलेशन से संबंधित ये क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।